I welcome you back to this new lecture of carbon classes. और आज के इस लेक्चर में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं. दिस इज अ न्यू यूनिट, दैट इज द यूनिट 4 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 12. एंड आप लोगों को पता ही है इन दिस यूनिट जो हम लोग प्लान कर रहे हैं दैट इज नीट यूजी के लिए हम लोग हाई सीरीज वी आर गोइंग टू रोल आउट या वी आर गोइंग टू रोल इन. सो इस लेक्चर में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स क्या करता है, क्या है इस चैप्टर में, टोटली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. चलो, सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. एनसीईआरटी ने कुछ इंट्रोडक्शन में हमने पॉइंट दे रखे हैं. इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है एनसीईआरटी ने कि कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं तो केमिकल रिएक्शन में हम दो तीन चीजों का ख्याल रखते हैं. पहली चीज है कि वो फीजिबिलिटी, क्या वो केमिकल रिएक्शन फीजिबल है, क्या वो केमिकल रिएक्शन हो पाएगी. एक तो ये चीज है, ठीक है. और हम लोगों को अपनी थर्मोडायनेमिक की नॉलेज से पता है कि जब भी डेल्टा जी इज लेस देन जीरो द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. ठीक है, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. चलो, ये चीजें हम लोगों को पता है. ठीक, अब दूसरी चीज जो हमें अपने केमिकल इक्विलिब्रियम की नॉलेज से पता है दैट इज द एक्सटेंट की रिएक्शन कहां तक प्रोग्रेस करेगी, कि कितनी कंप्लीशन तक जाएगी, क्या होगी पूरी कंप्लीट. ठीक है, तो ये चीज हमें अपनी केमिकल इक्विलिब्रियम के नॉलेज से पता है. तो हम केमिकल काइनेटिक्स में कर क्या रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स में हम स्पीड ऑफ द रिएक्शन के बारे में, केमिकल काइनेटिक्स में हम स्पीड ऑफ द रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना. वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन इन केमिकल काइनेटिक्स. ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया. तो स्पीड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम स्पीड को सिर्फ रेट ऑफ द रिएक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. we are talking about actually the rate of the reaction and the factors that affect this rate of reaction. Got it, guys? The factors that affect this rate of reaction. So what is chemical kinetics? Chemical kinetics is a branch of chemistry which deals with the study of reaction rates and their mechanisms, and this branch is called chemical kinetics. And kinesis का Greek word का meaning क्या है? It means movement. ठीक है, तो ये तो बेसिक इंट्रो हो गया अपना चैप्टर का. ठीक है, अब केमिकल काइनेटिक्स हमें क्या क्या हेल्प करता है डिटरमाइन करने में. इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द स्पीड एंड द रेट ऑफ द रिएक्शन, बट इट आल्सो डिस्क्राइब्स द कंडीशन बाय व्हिच रिएक्शन रेट्स कैन बी ऑल्टर्ड. ठीक है, तो वो कंडीशंस के बारे में डिस्क्राइब करता है जिससे हम अपनी रिएक्शन के रेट को ऑल्टर कर सकें, सच एज कंसंट्रेशन, सच एज टेम्परेचर, such as pressure and catalyst. ये चार चीजें हैं. सर जो प्रेशर है ना, प्रेशर की जो फैक्टर है, द फैक्टर प्रेशर इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन वी टॉक अबाउट द रिएक्शन रेट्स इन गैसियस फॉर्म. तो मतलब प्रेशर वहां एप्लीकेबल रहेगा, प्रेशर का फैक्टर वहां एप्लीकेबल रहता है जब रिएक्शन गैसियस फॉर्म में हो रही हो या किसी गैस की रिएक्शन है कोई भी. ठीक है, जहां पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसियस है वहां पर प्रेशर का इफेक्ट रहेगा. नाउ बात करते हैं रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन के बारे में. ठीक है, अब व्हाट इज रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन. तो रेट क्या है, रेट इज चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. रेट क्या है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. जनरली आप रेट बोलो ना तो रेट इज एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, अब रेट इज एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम. अब रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन में तो चेंज देखेंगे किसका, कॉन्सेंट्रेशन का. अब वो कॉन्सेंट्रेशन या तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन होती है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होती है. ठीक है, अब हम लोगों को अपनी नॉलेज से पता है कि जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, सर व्हेन द रिएक्शन प्रोग्रेसेस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी, मतलब रेट डिक्रीज करेगा. ठीक है, और रेट इंक्रीज करेगा किसका, प्रोडक्ट का. है, यही चीज इन्होंने यहां पर एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन से समझा रखी है. ठीक है, कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें एक रेट या एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट का रेट
एंड इट इज इक्वल टू अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट का रेट. ठीक है, इट इज इक्वल टू अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट का रेट. ठीक है, दैट इज सिंपल. रेट की इक्वेशन हमें बनानी आ गई. तो यही वही लिखा है कि रेट ऑफ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स. ठीक है, और सेम चीज इन्होंने रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट ऐसे शो कर दी. गॉट इट. अब इन दोनों जो इक्वेशंस हमने ऊपर दोनों स्टडी किए हैं, दैट इज 4.1 4.2, दोनों इक्वेशंस दैट आर कॉल्ड द एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन, दैट आर कॉल्ड द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. और एवरेज रेट किस पे डिपेंड करता है सर? एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एंड द टाइम टेकन फॉर दैट चेंज टू अकर. ठीक है, सो एवरेज इस पे डिपेंड करता है, ये हमने देख लिया. अब ग्राफ्स देखते हैं. ठीक है, ग्राफ सिंपल है. इनिशियल रिएक्टेंट का रेट इतना था, इनिशियल रिएक्टेंट मैक्सिमम थे, फिर क्या है, नेगेटिव स्लोप के साथ ग्राफ बना है, तो ग्राफ विल हैव अ डिक्रीजिंग स्लोप. ठीक है, ग्राफ विल हैव अ डिक्रीजिंग स्लोप. अब प्रोडक्ट के बात कर लेते हैं सर. प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सर इंक्रीज हो रही है. प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग with respect to time. initially 0 थी, finally maximum है. ठीक है, चलो अब बात करते हैं. नेक्स्ट इज यूनिट्स ऑफ अ रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स जो होते हैं वो कंसंट्रेशन इन मोल एंड लीटर एंड टाइम इन सेकेंड. ये सब चीजों के बारे में हम आगे बताएंगे. जब तुम ये जानोगे कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तब जाके तुम ये यूनिट्स के बारे में ना और अच्छे से समझोगे. ठीक है, कि मोल पर लीटर कब आता है ना, मोल सेकेंड इनवर्स कब आता है, रेट के रिएक्शन के यूनिट्स. तो ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है बेसिकली. ठीक है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है. कैसे सर? देखो, ये रही रेट है ना. रेट किसके बराबर है सर? यहाँ पर प्रोडक्ट या रिएक्टेंट डिवाइड की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि कंसंट्रेशन की यूनिट्स डिवाइडेड बाय टाइम इनवर्स. ठीक है, तो ये तो रहेगी रेट की यूनिट. अब रेट कैसा है, ऑर्डर कैसा है रिएक्शन का, बाकी फाइनली सब उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, इतनी चीज हम लोगों को समझ आ गई. चलो, ये सब ग्राफिकल एग्जांपल्स इन्होंने समझा रखा है कि एवरेज रेट्स क्या है, और टोटली इन्होंने इंस्टेंटेनियस रेट ये सब समझा रखा है. दैट इज वेरी सिंपल, यू कैन गो थ्रू इट, बट इट इज नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई हैव नॉट इंक्लूडेड इट इन द लेक्चर. चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि जब हमें कोई ऐसी रिएक्शन मिल जाए जिसका कोई स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो. जब हमें ऐसी रिएक्शन मिल जाए जिसका कोई स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो, तब उसका सर रेट कैसे लिखेंगे? लिख लेंगे सर? फॉर एग्जांपल हमें एक रिएक्शन मिली AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD. अब इस रिएक्शन के लिए इसका रेट कैसे लिखेंगे सर? बहुत सिंपल है रेट लिखना. कुछ मत करो, जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो. स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, बाकी चीजें अपने आप लिख दो. बाकी चीजें तो हमने पढ़ ली हैं, है ना. बाकी चीजें हमने पढ़ ली हैं. प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का रेट खुद ही लिख लेना. ठीक है, खुद लिख सकते हो. नेक्स्ट चीज है, इन्होंने वही लिखा है, for expressing the rate of such reaction where stoichiometric coefficients of the reaction or product are not equal to 1, rate of disappearance of reactant or rate or appearance of product is divided by the respective stoichiometric coefficient. ठीक है, वही हमने यहाँ पर किया है और वही इन्होंने यहाँ पर करके हम लोगों को दिखाया है. for a reaction in which 2HI gives H2 plus I2. ठीक है, ये रिएक्शन है, इसका रेट अगर प्रैक्टिस करना चाहो खुद लिख सकते हो, नहीं तो एनसीईआरटी ने लिख के दे रखा है. चलो अब बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक रेट ऑफ द रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो पहली चीज है experimental conditions such as concentration of reactant, pressure in case of gases, temperature and catalyst are the main sources which affect the conditions.
ठीक है, किसी भी चीज का रेट, किसी भी रिएक्शन का रेट अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, टू डिटरमाइन द रेट, वी राइट रेट लॉ। ठीक है, वी राइट रेट लॉ। ठीक है, रेट लॉ को और क्या कहते हैं हम, रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन। तो किसी भी इक्वेशन का रेट लिखने के लिए या रेट जानने के लिए हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे वो कैसे अफेक्ट होता है, ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, हाउ डज इट अफेक्ट द रेट, वी डिटरमाइन इट बाय द रेट लॉ। सर हम कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं, बाय द रेट लॉ। ठीक है, अब रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है, अब रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, कंसिडर दिस जनरल इक्वेशन, है ना, कंसिडर दिस जनरल इक्वेशन where AA, BB, CC, DD are your stoichiometric coefficient. So the rate expression is, rate is directly proportional to concentration of A की power X into concentration of B की power Y. ठीक है, where these X and Y may be equal to the stoichiometric coefficient or may be not. These X and Y जो है आपका ये experimentally determine होता है, these are determined experimentally. ठीक है, सो दीज एक्स एंड वाई आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, हमारा कुछ वो नहीं है। तो रेट कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई। ठीक है, इतना समझ में आया। अब तुम लोग एक क्वेश्चन पूछोगे, सर हमने सी की पावर सी, मतलब सी और डी को क्यों नहीं लिया, मतलब प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन से रेट लॉ क्यों नहीं लिखा, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन से रेट लॉ क्यों नहीं लिखा। तो गाइस हमने इसलिए इस चीज को नहीं नोट किया। एक बात सोचो, अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करें, अगर हम इनिशियल पॉइंट पे चले जाएं, तो क्या इनिशियल पॉइंट पर प्रोडक्ट है, क्या इनिशियल पॉइंट पे प्रोडक्ट है, नहीं है सर, तो क्या रेट जीरो हो जाएगा, नहीं होगा ना, इक्वेशन तो चल रही है, रिएक्शन तो चल रही है, तो पूरे इक्वेशन के लिए रेट होता है ना, पूरी रिएक्शन के लिए रेट होता है ना, तो रेट कैसे जीरो हो सकता है ना, इसलिए हम इसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रेफर करते हैं। ठीक है, चलो, तो रेट क्या है, फॉर रिएक्टेंट्स माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई। ठीक है, अब नाउ दिस इक्वेशन इज नोन एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन वेयर के इज द प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड रेट कांस्टेंट। बात समझ में आ गई, के अपना रेट कांस्टेंट हो गया। अब ये वही डेफिनेशन लिखी है कि rate law is the expression in which reaction rate is given in terms of molar concentration of the reactants raised to some power which may or may not be same as stoichiometric coefficient of the reacting species. ठीक, ये देखो एक्सपेरिमेंटली हमने डिटरमाइन किया है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया है रेट इन वैल्यूज को देख के। चलो अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब हमारे पास एक जनरल इक्वेशन थी सर, ए ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी, है ना। इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए मैंने रेट कांस्टेंट लिखा, इस इक्वेशन के लिए मैंने रेट कांस्टेंट लिखा। ठीक है, अब रेट कांस्टेंट लिखने के बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ऑर्डर को जाना। ठीक है, नाउ व्हाट इज ऑर्डर, so order is the sum of the powers of the concentration of the reactant in the law expression called the order of the reaction. कुछ नहीं है, ये जो x plus y है that gives us the order of the reaction, है ना, that gives us the order of the reaction। बात समझ में आई, ठीक है, सिंपल था। अब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी 0 1 2 3 इवन अ फ्रैक्शन, ये सब एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या रहेगी, ये सब एक्सपेरिमेंट से निकलता है। अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन मींस द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। बात समझ में आई कि जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है कि ये जो कंसंट्रेशन है, ये जो कंसंट्रेशन है, जो रेट है इस कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, मतलब जो रेट है रिएक्शन का दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एलिमेंट्री रिएक्शन इनके बारे में बात कर रखी है। देखो रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक होती है एलिमेंट्री और एक होती है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक होती है एलिमेंट्री
और एक होती है कॉम्प्लेक्स। अब एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होगी? द रिएक्शन दैट प्लेस इन अ सिंगल स्टेप इज कॉल्ड एलिमेंट्री, यानी कि सिंगल स्टेप वाली। और कॉम्प्लेक्स क्या है? द रिएक्शन विच टेक्स इन अ मल्टीपल स्टेप्स, जो हम मैकेनिज्म से देखते हैं, है ना, जो हम मैकेनिज्म से देखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब देखो, अब यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे डिटरमाइन करना है? तो सर रेट क्या निकला? रेट हमारा ये निकला, ठीक है। फॉर दिस रिएक्शन रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, है ना। अब रेट कांस्टेंट क्या है सर? ये जो k है दिस इज द रेट कांस्टेंट, ये जो k है दिस इज द रेट कांस्टेंट। तो k इज इक्वल टू सर रेट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, रेट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब रेट का सर रेट क्या होता है? सर रेट माइनस डी आर बाय डी टी, दैट इज कंसंट्रेशन, दैट इज कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। रेट की यूनिट्स क्या हुई सर? कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब इनकी क्या यूनिट्स हुई सर? इनकी यूनिट्स हुई सर, जो भी यूनिट्स हुई उन कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन, ठीक है। एक्स प्लस वाई को हमने एन लिया, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की यूनिट्स क्या रहेंगी सर? ए एक्स और बी वाई की यूनिट्स क्या रहेंगी? सेम ही रहेंगी। ए एक्स और बी वाई की यूनिट्स क्या रहेंगी सर? सेम, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन, ठीक है। ये हुआ आपका रेट कांस्टेंट की यूनिट्स। गॉट इट गाइस? सो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इनटू 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन की पावर n, दैट इज योर यूनिट्स फॉर द रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, अब देखो हमारे कोर्स में बेसिकली जो रिएक्शंस हैं वो हैं जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सूडो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर नहीं पढ़ते। तो देखो ऑर्डर जीरो है, ऑर्डर जीरो है। अब ये किसकी कंसंट्रेशन है सर? ये है आपकी रेट की यूनिट्स, ठीक है। ये आपके रेट के यूनिट्स है। और ये किसकी यूनिट है सर? ये यूनिट है सर वो ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई दोनों की, यानी कि जो 1 अपॉन, जिसको हम फाइनली लिख देते थे 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन। तो एन फॉर जीरो ऑर्डर इज, एन फॉर जीरो ऑर्डर इज जीरो, ठीक है। यहाँ पर n जीरो है, यहाँ पर n1 है, यहाँ पर n2 है, ठीक है। वही देख लो, ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ये रेट कांस्टेंट निकाल दिया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉलिक्यूलैरिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी? Molecularity is the number of reacting species that takes part in an elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of a reaction, ठीक है। तो जितने भी रिएक्टिंग स्पीशीज हैं, कोई भी दो रिएक्शंस को करने के लिए दो मॉलिक्यूल्स को टकराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दो मॉलिक्यूल्स को टकराना पड़ेगा। और दो मॉलिक्यूल्स को टकराना है, ठीक है। जितने मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, मतलब अगर दो मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, दैट इज मॉलिक्यूल्स, उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी हो गई 2, ठीक है। तो दीज टू मॉलिक्यूल्स मस्ट इंटरैक्ट साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन एंड दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है। तो अब यहां पर हमें एग्जांपल दे रखे हैं बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन के। बायमॉलिक्यूलर देखो, ऊपर हो गया यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, अमोनियम नाइट्रेट का डीकंपोजिशन, ठीक है। अब बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, दो HI के मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट कर रहे हैं या टकरा रहे हैं या कोलाइड कर रहे हैं। ये हो गया ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जांपल, दो NO प्लस O2, ठीक है, गिव्स NO2। अब ट्राइमॉलिक्यूलर के बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जागने लगती हैं सर कि जब जब मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हो जाते हैं, when different number of molecules are present, then reactions का देखो जो इफेक्टिव कोलिजन है, जो इफेक्टिव कोलिजन है वो घट जाता है। मतलब अगर हमारे पास बहुत सारे रिएक्टेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इसमें KClO3 Fe6, ये तो इतने सारे मॉलिक्यूल है।
अब अगर मुझे KCl बनाने के लिए सर KClO3 और FeSO4 के बीच में रिएक्शन कराना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा तब जाके KCl बनेगा फॉर एग्जांपल, लेकिन कोलिजन इन दोनों के बीच में हो रहा है ना। तो ये इस पॉइंट पे बताया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ more than 3 molecules that collide with one another is very small. Hence, reaction with the molecularity 3 are very rare and they are very slow to proceed. ठीक है, तो एक्चुअली जो नीचे आप रिएक्शन देख रहे हो सर, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी अगर हम वैसे चेक करें, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी वैसे चेक करें तो 1 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, मतलब 10, 10 इज दी मॉलिक्यूलैरिटी, 10th ऑर्डर की मॉलिक्यूलैरिटी है, लेकिन एक्चुअली में ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है सर, एक्चुअली में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो बेसिकली दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन विच इज गोइंग इन वेरी स्लो वेरी डिफरेंट स्टेप्स। ठीक है, अब नेक्स्ट इज उन डिफरेंट स्टेप्स में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द ईच रिएक्शन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, उस रिएक्शन का रेट वो स्लोएस्ट स्टेप ही डिटरमाइन करेगा। क्यों? एक टीम है, फॉर एग्जांपल एक टीम है, ठीक है, उस टीम में 3 लोग सबसे तेज भागते हैं। ठीक है, एक 400 मीटर की रेस है जिसमें 3 लोग सब बहुत तेज भागते हैं, एक बहुत स्लो भागता है। ठीक है, मतलब नॉर्मल एवरेज भागता है। तो उस टीम का जीतना, वो तीनों तेज भाग जाएं और वो चौथा आदमी धीरे ही भागे, तो क्या वो रेस जीत पाएंगे? सर नहीं जीत पाएंगे। क्यों? क्योंकि पूरी रेस ही उस चौथे आदमी पे डिपेंड करती है, या तो वो तेज भागेगा या धीरे भागेगा, वो सब कुछ उस फोर्थ आदमी पे है। ठीक है, तो तभी स्लोएस्ट स्टेप क्या होता है? स्लोएस्ट स्टेप इज ऑलवेज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, अब देखो ऊपर की जितनी भी डिस्कशंस है उनसे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकले हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। The very important point is order of a reaction is an experimental quantity. It can be zero and even a fraction, but molecularity cannot be zero or a integer, non-integer. मतलब देखो एक ऑर्डर हमारा फ्रैक्शनल हो सकता है क्योंकि वो x और y है, वो एज इट इज कैसे निकलेगा सर? वो तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। अब कोई हाफ हो, कोई 3/4 हो, वो ऐसे आ सकता है। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी सर कम से कम 2 मॉलिक्यूल या 1 मॉलिक्यूल तो होना चाहिए रिएक्शन करने में। अमोनियम नाइट्रेट मिनिमम 1 मॉलिक्यूल तो चाहिए। ठीक है, तभी तो उसका ब्रेकडाउन कोई 2 अलग मॉलिक्यूल देगा, फॉर एग्जांपल अमोनियम नाइट्रेट का ब्रेकडाउन, है ना। एंड जीरो नहीं हो सकता और इंटीजर नॉन इंटीजर नहीं हो सकता कि फ्रैक्शन हो गया, पॉइंट्स में हो गया। कि कभी तुमने सुना है हाफ मॉलिक्यूल रिएक्ट्स, हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल इज रिएक्टिंग? ऐसा थोड़ा होता है। ठीक, नाउ ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दोनों का ऑर्डर हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी इज एप्लीकेबल ओनली टू एलिमेंट्री रिएक्शंस। ठीक है, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलैरिटी हैज नो मीनिंग। हमने ऊपर देख लिया था, क्या वो 10 स्टेप या वो जो 10 मॉलिक्यूलैरिटी है जो हम इस रिएक्शन में चेक कर रहे हैं सर, इस रिएक्शन में जो 10th ऑर्डर की मॉलिक्यूलैरिटी आ रही है, क्या वो है? क्या ये 10 मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड कर रहे होंगे? सर नहीं करते। ठीक है, सो फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलैरिटी हैज नो मीनिंग। नेक्स्ट इज फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप, order is given by the slowest step and molecularity of the slowest step is same as the order of overall reaction. ठीक है, तो जो मतलब सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा उसमें जो ऑर्डर है वो मॉलिक्यूलैरिटी के बराबर है। अब यहां पर हम नेक्स्ट बात करेंगे तुम्हारे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में कवर किया जाएगा। टिल देन हैव अ नाइस डे अहेड, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग द चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।